नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, उसके स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन और एलर्जी में क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके विषय में समझा। कुछ पेरिफेरल सिस्टम्स, पेरिफेरल ऑर्गन्स पे जो इनके कुछ और प्रभाव हैं, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। मिसलिनियस इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कि आँख में, आइज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल है इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करने में। लेकिन अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लंबे समय तक दिए जाते रहें, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की कि सुप्राफिजियोलॉजिकल डोज में या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में, तो ऐसे में हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर लगातार बढ़ता जा सकता है और ये स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा का रूप ले सकता है। ग्लोकोमा जिसमें आइज में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये एक डिजीज बन जाता है यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को मिसयूज किया जाए या हाइपर सिक्रीशन कशिंग सिंड्रोम में हो रहा हो। कैसे होता है ये? एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रेजेंस में बढ़ जाता है और जो एंगल ऑफ स्लिम से इसका ड्रेनेज है वह कम हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन भी बढ़ा, ड्रेनेज भी घटा और इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया। तो जब भी हमें प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी देनी हो या जब भी पेशेंट कशिंग सिंड्रोम का हो, उसमें हमें इंट्राओकुलर प्रेशर मॉनिटरिंग की भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा इफेक्ट जीआईटी पे आते हैं। जीआईटी में दो प्रकार के इंटेस्टीन हैं, एक स्मॉल इंटेस्टीन, एक लार्ज इंटेस्टीन। हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टीन का काम है डाइजेशन और लार्ज इंटेस्टीन का काम है मेनली वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज, उसके बाद ट्रांजिट के समय में फीकल मैटर का। तो वाटर एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन ये लार्ज इंटेस्टीन से होता है। तो इसीलिए लार्ज इंटेस्टीन में डिस्टल कोलन में विशेष रूप से मिनरलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर होते हैं। इसके अतिरिक्त पूरी जीआईटी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर्स होते हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर्स इंटेस्टीन में क्या उनका वास्तविक कार्य है, यह बहुत अच्छे तरह से अभी ज्ञात नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम में, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत लंबे समय तक हाई डोजेज में और प्रयोग में लाए जाते हैं, तब एसिड सिक्रीशन बढ़ जाने से पेप्टिक अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। तब पैंक्रियास में पैंक्रियाटाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रोलॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूजेस और कशिंग सिंड्रोम में पेन एब्डोमेन के दो कारण हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर और पैंक्रियाटाइटिस, जो हमें कशिंग सिंड्रोम की स्थिति में या प्रोलॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस के केसेस में ध्यान रखनी चाहिए। यह बहुत प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। कुछ तो हम लोगों ने डिस्कशन पहले किए थे, कुछ जैसे कि नॉर एड्रेनलिन से एड्रेनलिन में कन्वर्जन। हमने डिस्कस किया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड का सेंट्रीपिटल फ्लो है, जो कॉर्टिसोल रिच ब्लड मेडुला में पहुंचता है, वह नॉर एड्रेनलिन को एड्रेनलिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो एक तो प्रभाव ये हुआ एड्रेनल मेडुला पे। थायराइड ग्लैंड पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? टीएसएच के सिक्रीशन को पिट्यूटरी से घटा देता है। तो कई बार जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, उनको किसी भी स्ट्रेस के कारण से हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं, सीरियसली इल पेशेंट हैं, उनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं, उनका जब ब्लड टेस्ट करते हैं थायराइड फंक्शंस के लिए, तो उसमें टीएसएच सप्रेस्ड मिलता है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जिनको हमने यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन या डेक्सामेथासोन के रूप में प्रयोग अगर कर रखा हो, तो यह T4 से T3 कन्वर्जन को भी रोकता है। तो इस प्रकार से थायराइड हार्मोन्स को ये सप्रेस कर रहा है, जिससे बॉडी को जो थर्मोजेनेसिस है शायद उसको कम करने के लिए, या बॉडी को और ओवर स्टिमुलेट थायराइड हार्मोन करते हैं उसको घटाने के लिए कि अभी सारी एनर्जी स्ट्रेस से डील करने में खर्च हो। तो T4 T3 कन्वर्जन कम करता है, TSH कम करता है। T4 T3 कन्वर्जन कम करने का एक प्रयोग हम आपसे डिस्कस करें। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में जहाँ पे बहुत हैवी, बहुत हाई कंसंट्रेशन है थायरोक्सिन की ब्लड में T4 की, वह T4 जब एक्टिव T3 में कन्वर्ट होता है तो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स और ज़्यादा आते हैं।
तो अगर हम T4 T3 कन्वर्जन हाइड्रोकोर्टिसोन देके कम कर लें तब लेवल्स तो हाई रहेंगे लेकिन उनके मैनिफेस्टेशंस को कुछ हद तक घटाया जा सकता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रभाव थायराइड हार्मोन पे TSH भी कम करना, T4 T3 का कन्वर्जन कम करना, एड्रेनल मेडुला पे नॉर एड्रेनलिन से एड्रेनलिन का कन्वर्जन कम करना। इसके अतिरिक्त ग्रोथ पर यह बहुत आवश्यक है समझना कि यदि किसी बच्चे को लंबे समय तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाएं तो स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है। कशिंग सिंड्रोम में शुरू में तो बच्चा लगता है कि बहुत हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लंबा है, लेकिन वो ग्रोथ स्टंटेड होने के कारण से बाद में मैच्योर होने पे, वो बड़ा होने के साथ साथ ग्रोथ वैसी नहीं होती, तो बच्चा शॉर्ट स्टेचर का रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहली चीज तो सारी मेटाबॉलिज्म को इसने एक्यूट टर्म में बेनिफिट करने के लिए चेंज कर दिया था। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, निगेटिव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, वह सब ऐसी हो गई कि ग्रोथ में उसका जो सहयोग था वो खत्म हो गया। सारी प्रोटीन डिसइंटीग्रेट होकर एमिनो एसिड बना रही है, एमिनो एसिड जो है ग्लूकोनेजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज बना रहा है, तो ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन उपलब्ध नहीं हो पाई। दूसरा IGF-1, उसको भी ये इनहिबिट कर देते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को, तो जिससे ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ जो हाइट में बढ़ती है बच्चे की, वह रुक गई। प्यूबर्टी के समय जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट था वह GnRH को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, उसको सप्रेस करने से LHFSH कम हुए और प्यूबर्टल डेवलपमेंट रुक गया। तो इसके कारण से प्रोलॉन्ग्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूजेस से बच्चे की ग्रोथ स्टैंडर्ड रह जाती है और प्यूबर्टी भी समय से आरंभ नहीं हो पाती, डिलेड प्यूबर्टी हो जाती है। लंग्स के ऊपर इसका अलग प्रभाव है। ब्रोंकस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्रोंकियल ट्री पे कैटेकोलामीन्स की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रेजेंस में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन ब्रोंकस को डायलेट करा पाते हैं, परमिसिव रोल। लंग्स में, एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई के अंदर एक एल्वियोलर फ्लूइड, एक सर्फेक्टेंट की एक थिन लेयर होती है, और ये सर्फेक्टेंट जो वहाँ न्यूमोसाइट से प्रोड्यूस होता है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प करते हैं। और विशेष रूप से ये लाभदायक होता है बच्चों में। जब कोई शिशु जन्म लेता है उस वक्त इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ बाहर ओपन एनवायरनमेंट में आने पर जो ब्रीदिंग में मदद करने के लिए, लंग्स की एल्वियोलाई को ओपन रखने के लिए, उनको कोलैप्स होने से, एटेलेक्टेसिस होने से बचाने के लिए यह सर्फेक्टेंट की बहुत आवश्यकता होती है। तो यदि बच्चा प्रीमेच्योर है, यदि हम देख रहे हैं उसके किसी भी तरह से लंग फंक्शंस कमज़ोर होने के अनुमान हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं कि बच्चे को बर्थ के पहले मदर को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंजेक्शंस देते हैं, जिससे सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन बढ़ सके और बर्थ के बाद उनमें एटेलेक्टेसिस के और ये लंग्स में जो ओपन ना हो पाने की संभावना, इनमें कमी लाई जा सके। तो आइज में इंट्राओकुलर प्रेशर, GIT में मुख्य रूप से डिस्टल कोलन में जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ से आयंस का एक्सचेंज। GIT में इसके साइड इफेक्ट्स के रूप में पेप्टिक अल्सर और पैंक्रेटाइटिस। हॉर्मोन्स में T3 T4 TSH को घटाना, एड्रेनलिन को बढ़ाना। लंग्स में सर्फेक्टेंट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसका कुछ योगदान है कॉग्निटिव फंक्शंस को लेकर। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यह अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो तो यह ब्रेन में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस की जो सेल्स हैं उनमें न्यूरोनल डेथ के, तो इनसे कॉग्निटिव डिसफंक्शन, इनसे लॉस ऑफ मेमोरी, इनसे एल्जाइमर्स डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स यह उत्पन्न कर सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सेस होने पर। इसके विपरीत DHEA वह माना जाता है कि न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है।
तो ये कुछ और मिसलिनियस प्रभाव हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, और इन सारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट्स, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी पे इफेक्ट्स और बाकी सिस्टम ऑर्गन्स पे इफेक्ट को समझने के बाद अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हार्मोन एक्सेस सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम में क्या क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। धन्यवाद।